हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो पहला कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं हम सीरीज में और पैरेलल में, उसी तरह हम कैपेसिटर्स को भी सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करते हैं। तो पहला है कैपेसिटर्स इन सीरीज में कैसे कंबाइन करेंगे। पहला तो इनका सिंबल हम पढ़ लेते हैं कि जैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में सिंबल यूज करते हैं हर चीज का, रेजिस्टेंस का, सेल का, बैटरी का, की का, तो उसी तरह से हम कैपेसिटेंस का भी सिंबल यूज करते हैं। द कैपेसिटर विद फिक्स्ड कैपेसिटेंस इज शोन एज दिस। ये सिंबल है दो पैरेलल लाइंस इक्वल लेंथ की, ये कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड वन विद वेरिएबल कैपेसिटेंस इज शोन एज दिस फिगर। इसमें क्या करा है, दो पैरेलल लाइंस, उनके ऊपर एक एरो का साइन और लगा दिया, यानी कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो वेरिएबल है, चेंज कर सकते हैं, जबकि इसका कैपेसिटेंस जो पहले वाले का है दैट इज फिक्स्ड एंड दिस इज वेरिएबल। पहले वाला फिक्स्ड कैपेसिटेंस और दूसरा वेरिएबल कैपेसिटेंस। हालांकि हम यहाँ पर जो है फिक्स्ड कैपेसिटेंस ही यूज करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमने ये पहला कैपेसिटर लिया है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा लिया है C2 और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उसका वोल्टेज कितना है V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो जब हम V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इंडक्शन के कारण इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि कंडक्टर से कनेक्टेड है ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो क्या होगा, एक स्टैटिक कंडीशन आएगी जबकि इन सब के चार्जेस इक्वल हो जाएंगे, यानी कि चार्ज तब तक फ्लो होते रहेंगे जब तक कि ये इक्वल ना हो जाए। तो सीरीज में सारे चार्जेस जो हैं सब प्लेट्स के वो सेम होंगे, लेकिन क्योंकि इनका कैपेसिटेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल अलग होगा। इसका पोटेंशियल मान लीजिए V1 है इस प्लेट, इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस, तो इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो V2। ठीक है, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस ऑन द टू प्लेट्स आर सेम ऑन ईच कैपेसिटर, चाहे हम 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, सब में सेम होगा। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कॉम्बिनेशन is the sum of potential drops V1 and V2 across C1 and C2 respectively। यानी कि जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और V1 की वैल्यू कितनी होगी, हमने पढ़ा था C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो अगर हम V की वैल्यू निकालें तो चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, यानी कि पहले का वोल्टेज कितना हो जाएगा, उस पर जो चार्ज है अपॉन उसका कैपेसिटेंस, दूसरे का वोल्टेज Q अपॉन C2। तो ये हमारे पास V की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, यानी कि अगर हम इन दोनों को हटाकर एक कैपेसिटर लगा दें इक्विवेलेंट, टोटल कितने वोल्टेज पे, V वोल्टेज पे ही लगा दें उस कैपेसिटर को, और उस पे जो है सेम चार्जेस प्लस Q माइनस Q डेवलप हो जाए, तो इसका कैपेसिटेंस क्या है। यानी कि इन दोनों को हटाकर इन दोनों की जगह हम ये कैपेसिटेंस लगा सकते हैं। तो ये कैपेसिटेंस कितना होगा, अगर ये C है ये Q है तो V कितना हो जाएगा हमारे पास, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। C क्या है, नेट कैपेसिटेंस, तो हम लिख सकते हैं इस V की जगह क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। तो Q कॉमन निकल जाएगा, क्या आएगा, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। यानी कि सीरीज में अगर हम कैपेसिटर्स को लगाते हैं तो उनके कैपेसिटर्स के रेसिप्रोकल करके उनको ऐड करते हैं तो हमको नेट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल मिल जाएगा। यानी कि इसी तरह से अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स हैं जिनको कि हमने सीरीज में लगा दिया है, तो कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 अप टू 1 अपॉन Cn। तो सेकेंड कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था 10th क्लास में कि हर रेजिस्टेंस का एक एंड हम एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से। तो ठीक इसी तरह से कैपेसिटर की एक प्लेट हमने दोनों कैपेसिटर्स की इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दी और दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट पे, जिनके के बीच का वोल्टेज जो है वो V है।
अब क्योंकि सेम पॉइंट्स हैं तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए भी वोल्टेज V होगा और सेकंड के लिए भी V होगा, लेकिन क्योंकि इनके कैपेसिटेंस अलग अलग हैं, इसका C1 है और इसका C2 है, तो चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे, एक पे Q1 और एक पे Q2. So in this case the same potential difference is applied across both the capacitors, but the plate charges Q1 on capacitor 1 and Q2 on capacitor 2 are not the same. कितने होंगे? Q1 हो जाएगा हमारे पास C1 into V and Q2 जो हो जाएगा that will be equal to C2 into V. अब अगर हमें इसका एक नेट कैपेसिटेंस निकालना है, यानी कि हमको एक कैपेसिटर इन दोनों की जगह लगा देना है, कितने वोल्टेज पे? उतने ही वोल्टेज पे C कैपेसिटर लगाना है, और उसका चार्ज जो Q है वो किसके इक्वल होना चाहिए? Q1 प्लस Q2 को. तो हम इस C को जो है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर मानेंगे. चार्ज कितना होना चाहिए इसका? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और ये Q किसके इक्वल होगा? ये Q होगा इसके C इंटू V, जहाँ पे C क्या है? नेट कैपेसिटेंस. Q1 की जगह लिख सकते हैं हम C1V और Q2 की जगह लिख सकते हैं C2V, या हमको क्या मिलता है? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2. यानी कि अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते हैं तो उनके चार्जेस, उनके जो कैपेसिटेंस है वो सिंपली ऐड कर देते हैं, तो हमें नेट कैपेसिटर मिल जाता है. तो इसी तरह से अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स हैं जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उनका नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे हम? C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn. ठीक है, तो ये हो गए कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल. नेक्स्ट टॉपिक. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कि जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो क्या करना पड़ता है? हमको उस चार्जिंग के प्रोसेस में वर्क करना पड़ता है. तो वर्क डन किस में स्टोर हो जाता है? एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स. उसको हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा. तो मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कि कैपेसिटेंस C है. दैट इज C. अब जो है हम इसको धीरे धीरे चार्ज करते हैं. ये अनचार्ज कैपेसिटर है, इसको हम चार्ज कर रहे हैं. मान लीजिए हमने इसको प्लस Q चार्ज दिया है, इधर माइनस Q चार्ज दिया है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है या एक पोटेंशियल डेवलप हो गया है. हम इसको और चार्ज करेंगे तो हमको जो है वर्क करना पड़ेगा. तो हम एक इंटरमीडिएट कंडीशन लेते हैं कि लेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू Q डैश. देन पोटेंशियल कितना हो जाएगा उसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द कैपेसिटर जो V होगा वो कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C. ठीक है, अब हम थोड़ा सा चार्ज ऐड करते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क डन इन एडिंग ए स्मॉल चार्ज dQ डैश. कितना वर्क करना पड़ेगा? दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज. कितना वर्क करना पड़ेगा? पोटेंशियल कितना था इसका? Q डैश अपॉन C, और चार्ज कितना ऐड किया है हमने? dQ डैश. अब अगर हम कंप्लीट वर्क निकालें, स्टार्टिंग से 0 से लेके Q चार्ज तक हमने जो है Q चार्ज बिल्डअप किया है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो नेट वर्क डन in charging the capacitor from 0 to Q, 0 से Q तक चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ा? तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. इंटीग्रेशन करेंगे Q डैश अपॉन C dQ डैश, और लिमिट्स क्या लेंगे? 0 से लेके Q तक. तो इसमें C कांस्टेंट है क्योंकि C तो डायमेंशंस पर डिपेंड करता है कैपेसिटर की. तो 1 अपॉन C इंटीग्रेशन ऑफ Q डैश विद रेस्पेक्ट टू dQ डैश, लिमिट 0 टू Q. 1 अपॉन C, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? Q डैश स्क्वायर अपॉन 2. ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा. क्या होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? x की पावर n इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो ये फॉर्मूला यूज किया है हमने. तो इतना इंटीग्रेशन आ जाएगा, लिमिट्स 0 टू Q.
या हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1/c और अपर लिमिट q²/2 minus lower limit 0²/2. So we get W is equal to half q²/c. तो वर्क डन इतना आ गया, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू हाफ q²/c. इतनी एनर्जी जो है उसमें स्टोर हो जाती है, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एनर्जी के फॉर्म में। अब हम एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर की, ये हमने अभी निकाली है। कैपेसिटेंस C है, चार्ज Q है, वोल्टेज V है, तो हमने यही फॉर्मूला निकाला था अपना हाफ q²/c। अब अगर हम Q की जगह C भी रख दें या C की जगह Q/V रख दें, तो हमारे पास ये दो रिलेशंस और आ जाती हैं, हाफ QV और हाफ CV²। तो तीनों में से हम कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हैं इसके लिए, कि हाफ QV, हाफ CV² या हाफ q²/c, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वैल्यूज आर गिवन। तो एनर्जी स्टोर्ड हमारे पास ये थी, एनर्जी स्टोर्ड U इज इक्वल टू हाफ q²/c। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं हाफ Q की वैल्यू, Q होता है, हमने डिफाइन किया चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q/A। तो Q की जगह हम लिख सकते हैं क्या? सिग्मा A का स्क्वायर अपॉन C। C कितना डिफाइन किया था हमने? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो C की जगह लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये लिख सकते हैं। अगर इतना लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? हाफ सिग्मा स्क्वायर A² अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और ये D ऊपर आ जाएगा इधर। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और निकाली थी हमने प्लेट्स के बीच में, वो कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हम सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं? E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? दैट इज इक्वल टू हाफ, इसकी जगह हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर A² D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर है एप्सिलॉन, पहले पूरा लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E² A² D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। एक A से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास कितना आ गया? U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E² इंटू AD। ये तो होगी टोटल एनर्जी। अगर हम निकालें एनर्जी डेंसिटी को हम लिखते हैं U बार से, दैट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी कितनी है हमारे पास? हाफ एप्सिलॉन नॉट E² इंटू AD। और कैपेसिटर का वॉल्यूम, जो बीच में प्लेट्स है उसके बीच का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? प्लेट एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास? द एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। द एनर्जी डेंसिटी in a region with electric field is half epsilon naught E²। अब न्यूमेरिकल करते हैं। The three capacitors, each of capacitance 9 picofarad in series. What is the total capacitance of the combination? हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, C1, C2 और C3। तीनों की वैल्यू कितनी है? 9 पिकोफैरेड। या हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। इतना लिख सकते हैं। हमको निकालना है टोटल कैपेसिटेंस। कैसे कनेक्टेड है ये? सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। we'll get 1/9 plus 1/9 plus 1/9। हम पहले पिकोफैरेड में ले रहे हैं, बाद में फैरेड में कन्वर्ट कर देंगे। दैट इज इक्वल टू 3/9। 3/9 मीन्स 1/3। तो 1/C is equal to 1/3। दिस implies C is equal to 3 picofarad। इतना आ गया। या हम लिख सकते हैं C is equal to 3 into 10⁻⁻12 फैरेड। फर्स्ट पार्ट ये तो था आपका A पार्ट।
B part, what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt बैटरी। अब हमने वोल्टेज लगा दी इस पे कितनी 120 वोल्ट, तो हर एक पर जो है चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सीरीज में लगे हुए तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो एक तरीका तो ये है, क्योंकि तीनों का सी सेम है, हम इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, ईच पे 40 होगा, 40 वोल्ट, क्योंकि तीनों बिल्कुल सिमिलर हैं तो 40 वोल्ट ईच पे हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हम पहले Q निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल टू C इंटू V, दैट इज 3 इंटू 10⁻12 इंटू 120। सो वी विल गेट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट कितना आ जाएगा 36 या 360 इंटू 10⁻12 कूलम, इतना आ जाएगा। अब हम V1 निकाल सकते हैं, V2 निकाल सकते हैं, V3। V1 कितना होगा Q अपॉन C1, V2 Q अपॉन C2 और V3 Q अपॉन C3। सीरीज में Q सेम रहता है, तो Q अपॉन V1 360 इंटू 10⁻12 अपॉन C1, C1 कितना है 9 इंटू 10⁻12। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा 40 वोल्ट। इसी तरह से ये भी 40 वोल्ट और ये वाला भी 40 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट, 3 capacitors of capacitance 2, 3 and 4 picofarad are connected in parallel. C1 that is 2 picofarad, C2 that is 3 picofarad and C3 that is 4 picofarad. इनको हम फैरेड में चेंज कर सकते हैं 10⁻12 से मल्टीप्लाई करके, 3 into 10⁻12 farad and this is 4 into 10⁻12 farad. A part है, what is the total capacitance of the combination। पैरेलल में बहुत इजी है, हमको टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। इट मीन्स 2 + 3 + 4 दैट इज 9 picofarad। द कैपेसिटेंस इज 9 picofarad, या हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस इज 9 into 10⁻12 farad। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट, determine the charge on each capacitor if the combination is connected to a 100 volt supply। अगर हम 100 volt सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो हर एक पे चार्ज निकालना है। वोल्टेज सबकी सेम रहेगी, कैसा कॉम्बिनेशन है पैरेलल। तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा C1 इंटू V। C1 कितना है 2 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाय V, you will get 2 इंटू 10⁻10 कूलम। सेकेंड पे चार्ज कितना आएगा C2 इंटू B, दैट इज 3 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाय 100, 3 इंटू 10⁻10 कूलम। थर्ड पे चार्ज कितना आएगा C3 इंटू B, दैट इज 4 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज 4 इंटू 10⁻10 कूलम। Next, a 12 picofarad capacitor is charged to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? Capacitor की वैल्यू गिवन है हमको 12 picofarad, it means 12 into 10⁻12 farad। कितना वोल्टेज चार्ज किया है हमने इसको 50 वोल्ट, तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी। अब क्योंकि C और V गिवन है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ CV², दैट इज हाफ इंटू 12 इंटू 10⁻12 इंटू V का स्क्वायर 50 इंटू 50। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा सॉल्व करके 1.5 इंटू 10⁻8 जूल। द एनर्जी स्टोर्ड इज 1.5 इंटू 10⁻8 जूल। नेक्स्ट है, a 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged capacitor of same capacitance. How much electrostatic energy is lost in this process? कैसे निकालेंगे इसको, पहले गिवन क्वांटिटीज लिखते हैं। C1 गिवन है हमको 600 picofarad या 600 इंटू 10⁻12 farad। V1 गिवन है हमको कितना है 200 वोल्ट। C2
ये भी इतना ही, दूसरा जो कैपेसिटर है वो भी इतना ही है, 600 10⁻⁻12 फेरेड। इसका जो वोल्टेज है वो 0 है। क्यों? क्योंकि ये अनचार्ज्ड है। ठीक है, हमको निकालना है कितनी एनर्जी लॉस हो रही है। तो पहले तो हम इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं कि इनिशियल जो है वो एनर्जी कितनी है। तो इनिशियल एनर्जी निकालने के लिए हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू C1 600 10⁻12 इंटू V1 स्क्वायर 200 इंटू 200। ये तो फर्स्ट कैपेसिटर की हो गई, प्लस सेकंड की 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका वोल्टेज 0 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 12 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये हमारे पास आ गई है कौन सी, इनिशियल एनर्जी। जब हमने दोनों को कनेक्ट नहीं किया था तो एनर्जी इतनी थी। अब हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि पहला कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, इनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, C1 और C2। अब जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस पे तो चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज कोई भी नहीं है, Q2 जो है वो 0 है। लेकिन जब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और उन पर एक नेट चार्ज आ जाएगा जो कि इनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों पे चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वोल्टेज दोनों का सेम हो जाएगा। इनका वोल्टेज मान लीजिए V हो गया। तो पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2। C1 कितना था, 600 इंटू 10⁻⁻12 और V1 था 200, प्लस सेकंड पे तो कोई चार्ज नहीं था क्योंकि वोल्टेज 0 था। तो नेट चार्ज हमारे पास आ गया 12 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। इतना चार्ज आ गया, इतना चार्ज हो गया। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अब जब V हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन C। इट मीन्स 12 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन C। C कितना है हमारे पास, अब C दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो C1 प्लस C2। सो वी विल गेट V इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻8 और C1 और C2 को ऐड कर देंगे 600 600, तो 1200 पिको फेरेड। तो हमारे पास वोल्टेज कितना आ गया, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 100 वोल्ट। ठीक है, अब हमको निकालनी है फाइनल एनर्जी कितनी होगी। फाइनल एनर्जी निकालेंगे हम हाफ CV स्क्वायर। C कितना हो गया है, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। इट मीन्स हाफ और C1 प्लस C2 कितना हो गया, 1200 10⁻⁻12। दोनों का ऐड कर दिया था, 600 और 600 1200। V स्क्वायर 100 इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 से 600, we will get 6 इंटू 10⁻⁻12 जूल। ये कौन सी आ गई हमारे पास, फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, 12 इंटू 10⁻⁻6 आएगा यहाँ पे। फाइनल एनर्जी कितनी होगी, 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो लॉस इन एनर्जी कितना हो गया, एनर्जी में कितना लॉस हुआ, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 6 इंटू 10⁻⁻6, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इतना जो है एनर्जी में लॉस हो गया। क्यों हो गया लॉस, क्योंकि शेयरिंग प्रोसेस में जो है, जब हम एक चार्ज शेयर करते हैं तो ये वायर्स में हीट की फॉर्म में जो है वो एनर्जी लॉस होता है। अच्छा, अब ये चैप्टर हमारा जो है फिनिश हो गया है। इसके मेन पॉइंट्स जो है हम पढ़ लेते हैं। हमने इसमें क्या क्या नई टर्म्स पढ़ी हैं। नई टर्म्स हमने पढ़ी हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको कि हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइ से नहीं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके डायमेंशंस और यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट। दूसरी पढ़ी हमने कैपेसिटेंस, C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके डायमेंशंस और यूनिट क्या है इसकी, फेरेड। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसको बोल्ड में लिखा हुआ है। ये इसके डायमेंशंस और ये यूनिट। देन हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, Xi। इसकी डायमेंशंस निकालेंगे तो कोई डायमेंशन नहीं और कोई यूनिट नहीं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हालांकि हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है लेकिन चैप्टर 2 में भी पढ़ा है, K से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई डायमेंशन नहीं और कोई भी यूनिट नहीं है।
तो हमारा चैप्टर 2 जो है ख़त्म होता है और इसी के साथ जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो भी ख़त्म होती है। इसके आप जो है सॉल्ट एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं क्वेश्चंस हैं वो जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं अगली यूनिट के साथ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।